नमस्कार, मेरा नाम मंजीत गौतम है। बड़ौदा चुनाव में आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं बनाए गए ओम प्रकाश धड़कन, उनका पद ग्रहण समारोह रोहतक में किया गया और मेरे साथ संजय भाटिया जी हैं जो करनाल लोकसभा के सांसद हैं और वो बड़ौदा चुनाव के उपचुनाव के प्रभारी भी बनाए गए। उनसे बात कर लेंगे। सर स्वागत। सबसे पहले शुभकामनाएं आपकी पार्टी के नए अध्यक्ष। धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ कि हमारे नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो समाज को भी समझने वाले हैं, व्यक्ति को भी समझने वाले हैं, संगठन को भी समझने वाले हैं और देश और प्रदेश की राजनीति का भी गहरा चिंतन करते हैं और बड़े आध्यात्मिक स्पिरिचुअल माइंड के हैं। हमारा सौभाग्य है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे व्यक्तित्व को हमारे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। तो मतलब 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी? अब नहीं, आप ये देखिए, किसानों की आमदन दुगनी करने का जो हमारा संकल्प है, एनडीए सरकार का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें आप मीडिया का भी सहयोग चाहिए। जिस तरह ऑनलाइन मंडियों की बात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही, आपकी तरफ से सपोर्ट होना चाहिए था। आप करते भी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कई बार किसानों को भ्रमित किया जाता है। किसानों की धरती कोड़ियों के भाव खरीद कर बिल्डरों को महंगे रेट पे बेचने वाले अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं और किसानों की तकलीफ के ऊपर मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, जबकि उनकी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण वही किसान पुत्र जो अपने आप को कहते हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने सरकार बनने के बाद जितनी फसल खराबे का पैसा अपने कार्यकाल में दिया, अगर 20 साल का भी टोटल कर लोगे वो भी इससे कम होगा पिछले 20 साल का। और आज जिस तरह से ऑनलाइन मंडियां करी ताकि किसान का पैसा किसी के आगे हाथ फैला के मांगना ना पड़े, उसके खाते में सीधा उसके पैसा जाए। और आज किसानों को तो एक बहुत बड़ी सौगात दी, लेकिन किसानों को समझाने के अंदर भ्रमित करने के लिए काफ़ी लोग सक्रिय हो जाते हैं और जो किसानों की दुर्दशा पर मगरमच्छी आंसू बहाते हैं वही उनके अंदर घुसकर देश बदल कर किसान बनकर इस तरह की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ किसान अपनी फसल को एमएसपी से ऊपर किसी समर्थन मूल्य सरकार दे रही है, अगर उतना रेट आपको नहीं मिलता तो सरकार वो पैसे की गारंटी है, अगर उससे ज़्यादा मूल्य आपको अपनी उपज का मिल रहा है। सर जो ये 3 ऑर्डिनेंस पास करे अभी, तो किसानों ने इनका पूरा विरोध किया है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि काला बाजारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो एसेंशियल कमोडिटीज है। अज्ञानता, कुछ लोग कह रहे हैं, आप उसको ये सर अज्ञानता है। क्लैरिफाई जब मेरी सुनिए, किसान के लिए सरकार की जो एक उपज खरीदने का वायदा है, आज तक बाजरे की खरीद, मक्की की खरीद किसी ने करी थी? आज राजस्थान के अंदर जाके देखो बाजरे की और मक्की की फसल उनकी कितने कम पैसे बिकती है और हरियाणा के अंदर कितना रेट उसका मिलता है। आज राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले किसान भी हरियाणा के अंदर आकर अपनी उपज बेचना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन सरकारों से भी हमारी सरकार की जो किसानों के प्रति नीति है वो बहुत अच्छी है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा यही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, काला बाजारी बढ़ेगी, कैसे बढ़ जाएगी काला बाजारी? मैं किसान हूँ, मैं खुद किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी आज भी 86 ईयर ओल्ड हैं और स्वयं खेती करते हैं, हाथ से खेती करते हैं, सब्जी, गेहूँ, जीरी, हर फसल बोते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, मेरे पास कंपनी का व्यक्ति सब्जी लेने के लिए, रिलायंस वाला व्यक्ति वो आता है, वो कहता है कि मैं आपने जो सब्जी खेत में 1 एकड़ में लगी हुई है इसका सारे का मैं आज ही डील करता हूँ और इस रेट में करता हूँ। मेरा क्या सर इसमें एक बात हो रही है कि जब डील तो कर ले हम, उन वादा कर लिया कि भाई हाँ इतने में आपकी ले लेंगे, लेकिन जब लेन का टाइम हो तो ना नुकर करके अच्छी क्वालिटी नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो उनका आरोप है। ऐसा कैसे है? ऐसा उनका आरोप है ना, क्या आरोप है? किसानों का जिन्होंने प्रदर्शन किया। आरोप करें, आपको एक उदाहरण ला के देना कि आपके साथ किसने उनकी है, उन्होंने कहा ऐसा होगा, ऐसा होगा तो मतलब कोई सुधार ना किया जाए, ऐसा होगे कि उधर कोई सुधार का आज मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे चाहे खेती पहले फसल किन के माध्यम से बेची जाती है वो भी हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है। आज किसान की जेब में ज़्यादा पैसा जाने वाला है, किसान को ये पता ही नहीं कि ये फैसला उसके कितना हित में है, लेकिन सरकार धैर्य से उसको लागू करेगी। आज से पहले नौकरियां बिकती थी, नौकरियां जब मेरिट के ऊपर आनी तब भी विरोध हुआ था, तब भी विपक्ष के लोग कहते थे ये क्या सिस्टम है। आज बताइए कि मेरिट पर योग्य बच्चों को नौकरी मिली, आज विपक्ष उस बात के ऊपर क्यों स्टेटमेंट नहीं देता? आज जिस तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया चली ट्रांसफर की, जिस तरह से शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर हुई, उसका विरोध किया था विपक्ष ने, आज विरोध क्यों नहीं करता? इसी तरह किसानों के मामले में मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, यही विपक्ष बैक फुट पर होगा और यही किसान भारतीय जनता पार्टी की कहेंगे कि इसने बदलाव का साहस था और इसने बदलाव करके दिखाया है।
उसमें उस जो प्रदर्शन में एक और किसानों का जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा सर सुनो सर सर सवाल सुनो, उन्होंने कहा अपोजिशन के लोग देश बदल कर कुछ भी हो सर, वो जो लोग हैं तो इसी देश के लोग, इसी स्टेट के लोग, वो लोग कह रहे थे कि कंपनियां आएंगी और किसानों की जमीनें उनको ले लेंगी, उनको मजदूर बना देंगे। कांग्रेस का तो ये हाल है कि जब किसी नदी के ऊपर बांध बनाया जाता था बिजली बनाने के लिए और किया जाता था, वो तब भी कहते थे कि पानी में से बिजली निकल जाएगी तो ताकत कहाँ रहेगी। कांग्रेस का तो काम ही यही रहा है कि बरगराना, भ्रम करना, लोगों को बांटना। अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज जो कांग्रेस के रूप में इस देश को फूट डालो राज करते रहे 70 साल तक, इन्होंने किसानों के भले के लिए क्या काम किया? हम तो गलत काम कर रहे हैं। आपने कौन सा अच्छा काम किसानों के लिए किया है? एक बार खुलकर विपक्ष उस बात का जवाब दे। ये बातें देखिए, एक इंटरव्यू देने के लिए, एक बात करने के लिए जरूर हो सकती है, लेकिन धरातल पर आकर देखेंगे आज ईमानदारी से किसान खुश है, आज किसान कोई नाराज नहीं है। ये आप दावे के साथ क्या? मैं मैं इतना बड़ा, इतनी तेज आवाज में तो इससे बड़ा दावा और क्या करूं? फिर तो माइक में लेके बोलने वाली बात हो जाएगी। मैं बड़े आत्मविश्वास से कह रहा हूं और मुझे विश्वास है सत्य सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन परास्त नहीं हो सकती। थोड़े समय के लिए बादल सूर्य को छुपा सकते हैं लेकिन सूर्य की रोशनी कभी नहीं छुप सकती, वो आएगी। ये बातें सर सुनने में बहुत अच्छी लगती है। सुनने में ही तो अच्छी लगनी चाहिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ सुनने में पूरी वो बात। मेरी बात सुनिए। एक सवाल और, पिछले 50 मेरे दिन भाई में, अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मंजीत गौतम। मंजीत भाई, सुनने में बुरी बात लगे उसका क्या फायदा? सुनने भी बुरा लगे, एक देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सोच लेके आगे जाना। आज हिंदुस्तान को एकजुट कर दिया मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर, और हरियाणा भी सर आज चाइना को बैक फुट पे ला दिया। पूरी दुनिया के देश चाइना के खिलाफ खड़े कर दिए। अगर आप उसकी कल्पना ना करते, अगर आपके अंदर देशभक्ति ना होती, आप कांग्रेस से उम्मीद कर सकते हैं? नहीं सर, अब आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मैं बता देता हूँ, वो जो डेटा आया है उसमें बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। वो कैसे है सर? सुनिए, वो बता दो। सुनिए सर, वो भी बताऊंगा, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। आप मेरे ख्याल से मेरे मन की बात जानना चाहते हैं। आपके मन की बात सब तक पहुंचे? नहीं पहुंचे, मैं तो बताना चाहता हूं सर। आप मेरे उत्तर को डाइवर्ट ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है मंजीत भाई। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी ने सपना इस देश के लिए देखा, क्या कांग्रेस वो सपना देख सकती है? जो हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी के ऊपर भी एयर स्ट्राइक के सर, ये लंबा विषय है, इस पे बहुत बातें हैं, बहुत बातें हो सकती हैं। फिर आपके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, बहुत बातें हो सकती हैं। मैं कह रहा हूं कि बेरोजगारी में हरियाणा 1 नंबर पे हो गया है, उसका क्या जवाब? 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, चिंता ना करो। मेरी सुनो, बेरोजगारी के ऊपर मैं आने वाला हूँ सर। आप बात 2 बार टोकेंगे लेकिन मैं बात जरूर कहूंगा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, देशभक्ति का जो उदाहरण मोदी जी ने दिया है, कांग्रेस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर, कांग्रेस का जिक्र नहीं है, कांग्रेस को छोड़िए सर, कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है। मैं आपके क्या करेंगे सर? मैं आपके प्रश्न के 44 MP उनके, वो क्या मैं करेंगे? आपके प्रश्न के उत्तर की भूमिका ही बना रहा हूं सर। आप सुनने का धैर्य रखिए। मंजीत जी, आपका धैर्य थोड़ा खत्म हो रहा है। आप भी मेरा धैर्य जिंदा है। आप तो न्यूट्रल हैं, आपके लिए तो कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, लेकिन आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका मन का भाव भी निकलने दीजिए। अगर आप, मैं आपसे यही प्रार्थना करूं मंजीत जी, आप बड़े मंजे हुए पत्रकार हैं लेकिन मैं बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मेरे मन के भाव भी निकलने दीजिए कि आज मोदी जी ने इस देश को जो शक्तिशाली करने का एक सोच लाई है, समाज के आगे पूरे देश को एकजुट किया है। इस कोरोना संक्रमण काल में भी जहां बड़े बड़े देश घुटने टेक गए, हिंदुस्तान को मजबूती से खड़ा किया। आज जो कांग्रेस पार्टी इस तरह के चाहे प्रदेश में चाहे देश में आरोप लगाती है मंजीत भाई, उनकी तरफ उनकी हालत देखो। चीन के मामले चीन की सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, और किसानों की बात के ऊपर मगरमच्छी आंसू बहाते हैं जिन्होंने किसानों की धरती कोड़ियों के भाव खरीद कर बड़े बिल्डर्स को मोटे मुनाफे खाकर जेबों में डालकर वो बेची है। आज मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कह दूं, आज बेरोजगारी के मुद्दे पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों की चिंता की है। ऐसी चिंता इसलिए कि तभी तो पहले नंबर। अरे सुनिए, सक्षम योजना जो अप्लाई की है, आज कोई बेरोजगार भी हो, आज आप 100 घंटे की उसको काम करने की 100% गारंटी है। सक्षम योजना के तहत आओ, सक्षम में रजिस्टर्ड करो, और जितनी नौकरियां बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली हैं उतने 10 साल में कांग्रेस ने दी जितनी बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दी है। और अभी आप देखें कि एमएसएमई के मामले में अगर आप देखते हैं, अगर मुख्यमंत्री एमएसएमई के मामले में एक अलग विभाग पहली बार हरियाणा में बनने के बाद बना है,
जिससे युवाओं को हाथ फैलाकर नौकरी ना लेनी पड़े, वो अपने जैसे 10 युवाओं को रोजगार दे सके, इसके लिए अलग मंत्रालय बना है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोशिश करती रही है। और जो किसानों की बात भी करते हैं, इस कोरोना जैसे संक्रमण काल में पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं, और मैं तो कई स्टेटों का भी उदाहरण देना चाहूँगा, लेकिन मेरा हिंदुस्तान है इसलिए मैं दे रहा, केवल हरियाणा ऐसे है कि जिसने किसान का एक एक दाना खरीदा और एक एक दाने की पेमेंट उनके खातों में भिजवाई। ये पूरे हिंदुस्तान वो लेट पहुंचे हो यार। अरे सर, लेट आप कोरोना काल के अंदर आप देखिए कि जहां सरकार का रेवेन्यू पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, ऐसे काल में भी अगर 10 दिन पेमेंट लेट हुई लेकिन पेमेंट पहुंची। ये किसान नहीं बोल रहे, किसान के भेष में जो मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं ये कांग्रेस के नेता, ये वो बोल रहे हैं जिनको ना प्रदेश से प्यार है ना देश से प्यार है। मेरे मंजीत भाई, अगर आप गहरे में जाओगे यही सच्चाई निकल कर आएगी। धन्यवाद। ठीक है सर, शुक्रिया। ये हमारे साथ एमपी के सांसद थे, सांसद हैं करनाल के संजय भाटिया जी। बहुत सारे सवालों के इन्होंने जवाब दिए। और बड़ौदा जो उपचुनाव होना है उसके चुनाव प्रभारी भी हैं, यानी कि सारी चीज़ें इनके हाथ में होंगी। वहाँ इनको देखना है कहाँ टिकटें जाएंगी, कैसे इनको परफॉर्मेंस करना है वहाँ। तो आगे आगे मिलते रहेंगे और भी इनसे इस तरह की बातें करते रहेंगे।